नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 6 की। बच्चों, इसमें पाठ का नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। हमने देखा था पिछले अध्याय में, कौन सा अध्याय में देखा था? 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। जब 1857 की क्रांति का अंत होता है तब हमने एक चीज़ बताई थी, आपने नोट किया होगा कि भारत से कंपनी का जो राज्य था, अभी तक ब्रिटिश जो कंपनी थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो भारत पर राज्य कर रही थी, उसका अंत हो गया और अब भारत का शासन किसके अधीन संचालित होने लगा? वो शासन का संचालित ब्रिटिश सरकार के अधीनता में चला गया। अब जो भी निर्णय हो रहा था वो ब्रिटिश सरकार अपने तरीके से भारत के राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक विषयों से संबंधित निर्णय लेती थी। मतलब ब्रिटिश सरकार का मतलब है कि ब्रिटिश संसद जो भी नियम और कानून पारित करती थी वो भारत पर लागू होता था। मतलब भारत की जनता का कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं थी। एक 8,000 किलोमीटर दूर बैठी सरकार जो है वो भारत के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हित थे या जो उनके लाभ थे उनका निर्धारण कौन करता था? ब्रिटिश सरकार करती थी। अधीन मतलब होता है बच्चों कि भारत को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में किया हुआ था। तो इसका आशय इसी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। देखिए, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। हमने ये बात बता दी है। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। उस समय बच्चों ब्रिटेन में जो शासिका थी जिनका नाम महारानी विक्टोरिया था, महारानी विक्टोरिया जब ब्रिटेन की शासक हैं तो जब भारत में कौन शासन कर रहा है? ब्रिटिश की ही एक जो है कि इकाई के रूप में भारत में ब्रिटिश का प्रतिनिधि शासन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत का शासन किसके अधीन संचालित हो रहा है? ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के अधीन संचालित हो रहा है। क्योंकि जो वायसराय की नियुक्ति होती थी वो कौन करता था? महारानी विक्टोरिया करती थी कि जाओ जो है कि हम तुम्हें भारत का वायसराय नियुक्त कर रहे हैं और भारत में हमारे प्रतिनिधि के रूप में आप क्या करेंगे? शासन का संचालन करेंगे। तो इस तरह से महारानी विक्टोरिया अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कि भारत की क्या बन जाती हैं? शासिका बन जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें। जब 1857 की क्रांति होती है तो उसी समय जब ये क्रांति समाप्त होती है तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग जो है ये घोषणा पत्र पढ़ता है और घोषणा पत्र में देखिए क्या क्या बातें लिखी होती हैं। क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। जब अंग्रेज जान गए कि हमको इतनी कुटाई हुई, अंग्रेजों को इतना भारतीय जनता ने, शासकों ने इतना कूटा और इतना कूटा कि उनको लगा कि हमारा जो साम्राज्य है वो अब समाप्त हुआ, तब समाप्त हुआ। ये स्थिति हो गई थी। इतना जो है कि अंग्रेजों में दहशत पैदा हो गई। तो उन्होंने इसका कारण ढूंढा कि भाई इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है कि जो भारतीय जनता इतना जो है कि उतावली हो गई। तो उन्होंने ये पाया कि जो भारतीय नवाब हैं उनके क्षेत्रों पर जो डलहौजी की हड़प नीति और जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति थी, उससे जब हम लोगों ने भारतीय राज्यों को हड़प लिया तो उससे जो भारत के शासक हैं वो नवाब हैं, उन्होंने जो है विरोध का नेतृत्व किया और विरोध बढ़ा। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद भैया हम हाथ जोड़ते हैं कि आपके क्षेत्र का विस्तार हम अपने ब्रिटिश राज्य का विस्तार जो शासक स्वतंत्र हैं उन पर नहीं करेंगे। अब वो स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? शासन का संचालन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो अधीनता में किसके रहेंगे? ब्रिटिश सरकार के अधीनता में रहेंगे, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं। बस अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। मतलब जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की थी उनको तो बहुत ज़बरदस्त कैद दी गई, उन्हें काले पानी भेज दिया गया। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या नहीं की थी उन्हें क्या किया जाए? क्षमा कर दिया गया या जेल से छोड़ दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई। मतलब जो तालुकेदार मतलब क्या था? ये जमींदार जो थे वो क्या था कि ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे।
ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। समर्थक होने के कारण आप देखेंगे कि बहुत सारे जमींदारों ने जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्होंने जनता का या राजाओं का साथ ना देकर किसका साथ दिया, ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और विद्रोह को दबाने में सहयोग दिया। तो उनकी इस राजभक्ति के कारण उनकी जो जागीरें थी, उनकी जो ज़मीन थी, उनको पुनः वापस कर दिया गया कि भाई आप जो है इस पर कर वसूलिए और कर वसूल कर किसको दीजिए, हमको दीजिए। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आया। अब उसने देखा कि भैया जो है जो भी नौकरी में भर्ती की जाएगी वो बिना भेदभाव के कि ब्रिटिश कौन है या भारतीय कौन है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, योग्यता के आधार पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी। लेकिन ब्रिटिश क्या है, गोरे गोरे थे, उनके खून में ये जो है धोखा लिखा हुआ था। वो हमेशा धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। आप देखेंगे कि ये नीतियां तो लेकर आया, लेकिन जो है उन्होंने लगभग नीतियों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने देखेंगे कि भर्ती में जो है कि आप भारतीयों को ऊंचे पद पर नहीं बैठने देते थे, उन्हें हमेशा शक की निगाह से देखते थे, उन्हें जो है कि राशन वगैरह जो है बहुत कम मिलता था, वेतन यूरोपियों की तुलना में कम मिलता था। तो इस तरह का उन्होंने जो है शोषण किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। अब अंग्रेजों को ये समझ में आया कि भाई भारतीयों की जो संख्या हमने बहुत अधिक कर दी है हमारी सेना में, उन भारतीयों को क्या है कम किया जाए या उतना ही रहने दिया जाए, लेकिन जो ब्रिटेन के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि यूरोप के लोग ब्रिटेन से ज़्यादा लगाव रखेंगे और ब्रिटेन से ज़्यादा लगाव रखेंगे तो वो जो है कि हमारे प्रति राजभक्ति करेंगे, ब्रिटेन के महारानी की बात मानेंगे। लेकिन भारतीय जो है हो सकता है कि जब विद्रोह हो तो वो अपने राजा के पास चले जाएं, अपने क्षेत्र के नवाब के पास चले जाएं, तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या करें, यूरोपीय जो सैनिक हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए और भारतीय सैनिकों की संख्या क्या करी जाए, कम कर दिया जाए। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1-2 का अनुपात, मतलब एक व्यक्ति भारतीय होता था, 2 व्यक्ति यूरोपीय होते थे, सैनिक रखे जाते थे। तथा मद्रास, चेन्नई और मुंबई प्रेसिडेंसी में 1-3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया। मतलब एक जो है वो कौन रखा जाएगा, एक जो है कि वो भारतीय रखा जाएगा तो 3 यूरोपीय व्यक्ति रखे जाएंगे। इस तरह से सैनिकों का क्या किया गया, बंटवारा कर दिया गया। अब आगे देखते हैं बच्चों। ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो भारत मंत्री कहलाया। जैसे क्या था बच्चों, भारत का शासन संचालित करने के लिए कोई ऐसी मंत्रिपरिषद तो होगी या कोई ऐसा जो है कि अधिकारी तो होगा जो भारत का शासन संचालित करेगा, और संचालित करने के साथ साथ उसे भारत की सूचना भी तो होनी चाहिए कि भारत में हो क्या रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, इसके बारे में जानकारी तो किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा तो हो कि जो ये भारत की सूचना कहाँ ब्रिटिश संसद में ले जाए और संसद में फिर जो है कि उसके संबंध में कानून बनवाए या कुछ और करवाए। तो इसके लिए एक भारत मंत्री की नियुक्ति की गई थी, जिसे भारत सचिव भी बोला जाता था। उसका यही काम था कि वो भारत की जो भी घटनाएं होती थी, जो भी समस्याएं होती थी, उनको ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश महारानी को अवगत कराता था कि महारानी जी ये समस्याएं हैं। अब उसके लिए कानून संसद में पारित होता था, संसद में पारित होकर फिर क्या होता था, भारत में लागू हो जाता था। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। मतलब मंत्री तो था, भारत का मंत्री था, लेकिन वो उत्तरदायी किसके प्रति था, ब्रिटिश संसद का, क्योंकि ब्रिटिश संसद का ही वो सदस्य होता था। भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे। हमने बताया है कि गवर्नर जनरल पहले होता था, लेकिन कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बना। क्योंकि वायसराय इसलिए कहा जाने लगा कि क्योंकि अब तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था, कंपनी करती थी, लेकिन वायसराय की नियुक्ति कौन करता है, महारानी विक्टोरिया करती थी। क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति भी बनाई गई। भाई वायसराय जो था वो अकेले तो शासन का संचालन कर नहीं पाएगा, तो उसकी सहायता के लिए 4 व्यक्ति को
नियुक्त किया गया कि ताकि जो वायसराय है उसकी जो भी सहायता की जा सके। वो किसी को कानून के संबंध में किसी से राय मांगे तो वो राय दे, कोई अगर जो है कि आर्थिक संबंध में राय मांगे तो वो राय दे, तो इसके विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते थे। साथ ही राजपूत, मराठा तथा सिख प्रमुखों के साथ साथ हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। राजपूत जो थे वो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश का साथ दिए हुए थे, मराठों ने साथ दिया हुआ था, सिखों ने साथ दिया हुआ था और हैदराबाद के निजाम ने भी साथ दिया हुआ था। तो ये सब जब साथ देंगे तो क्या करेंगे भाई, आपको पुरस्कृत ब्रिटिश सरकार तो करेगी, क्योंकि उसकी जान बच गई। समझ लो, ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश कंपनी थी वो उखड़ के बाहर से चली जाती, लेकिन उसकी जान जो बचाने वाले जो डॉक्टर थे कह लीजिए वो हमारे ही लोग थे, राजपूत थे, मराठा थे और सिख थे। तो इन लोगों को पुरस्कृत किया गया और ये कहा गया कि भाई आप लोग जो है भारत में स्वतंत्र रूप से शासन संचालित कीजिए, लेकिन ये आपका जो राज्य है वो किसके अधीन होगा, वो महारानी के अधीन ही शासन संचालित करेगा। ये नहीं कि आप लोग जो है कि मनमाने तरीके से अपना शासन का संचालित कर पाएंगे। जैसे भारत का जो जितना क्षेत्र ब्रिटेन ने जीता हुआ है उस पर वायसराय की नियुक्ति है, वो वायसराय किसके अधीन है, वो है किसके अधीन, महारानी के अधीन है। उसी तरह से जो राज्य हैं, जैसे मराठा राज्य है या हैदराबाद का राज्य है, वो राज्य स्वतंत्र रूप से होंगे, लेकिन उसके नवाब जो है वो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे, ब्रिटिश महारानी के प्रति होंगे। वो ब्रिटिश महारानी को जब जवाब देंगे तो जवाब देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ब्रिटिश महारानी के अधीन राजा हैं। ठीक। अब भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदारों व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। अब जो है कि तालुकेदार जो थे उनको प्रबंधन कर दिया, उनको दिया गया कि भाई जो है कि हाँ आप जो है कि हमारे क्या हैं, आप मतलब हमारे प्रति देशभक्ति दिखाए हैं, राजभक्ति दिखाए हैं, देशभक्ति नहीं राजभक्ति दिखाए हैं। जमींदारों से भी कहा, क्योंकि ये जमींदार लोग जो थे, बड़े बड़े लोग थे, ये क्या करते थे कि इनको पता था कि अगर ब्रिटिश सरकार उखड़ गई तो उखड़ जाएगी तो हमारी फिर विद्रोह जनता हम पर करेगी, और हमारा जब पूरा कुनबा समाप्त हो जाएगा तो जनता जो है कि अपने हिसाब से हमारे खेत और खलिहान को बांट लेगी। तो ये क्या किए कि इन्हें लगा कि अगर ऐसा हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो हमारी भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये सब जो है तालुकेदार जो थे और जमींदार, इन्होंने जो है ब्रिटिश शरण ली और ब्रिटिश की 1857 की क्रांति में सहायता दी। जब सहायता दी तो इनको ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दे दी गई कि भाई जो है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं और आप जो है जनता से कर वसूलिए और लगान वसूलिए और उसे एक हिस्सा अपने पास रखिए और एक हिस्सा किसको दीजिए, ब्रिटिश सरकार को दीजिए। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। ये जो भारतीय बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा वर्ग था, जो समझदार वर्ग था, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। उसको कुछ जो है कि उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किए ब्रिटिश सरकार ने कि इनका शोषण किया जाए, अब इन पर जो है ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, इनको गरीबी हालत बदहाली स्थिति में रहने दिया जाए, ऐसा नहीं। उसने कहा कि नहीं, इनको जो है कि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि ये निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। उनका मानना था कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका अनुसरण कौन करता है, ये निम्न और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो भारत के पढ़े लिखे वर्ग थे, जो समझदार वर्ग था, वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि ये जो है कि जैसा मैकाले विचार कर रहा था कि भारत में लोग तो गोरे होंगे, अब भारत में लोग तो काले होंगे, लेकिन उनकी सोच समझ किसके तहत होगी, वो अंग्रेजों के तहत या गोरों के तरह होगी। तो वो अपने रणनीति में ऐसा इनको लग रहा था कि हम सफल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको कहा कि छोड़ दिया, कहा कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें प्रोत्साहन देंगे। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा।
मतलब सेना में भी हमने बताया कि पुनर्गठित कर दिया इन्होंने। यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। वृद्धि इस हिसाब से की गई कि एक अगर भारतीय होता था तो उस पर 2 ब्रिटिश जो है कि सैनिक नियुक्त होते थे, एक भारतीय सैनिक और 2 ब्रिटिश सैनिक, ताकि जो है कि कोई विद्रोह हो तो ब्रिटिश सैनिक भारतीय सैनिकों को लतेड़ कर मार सके। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। इनको कहा गया कि भैया ये जो हथियार वगैरह है और जो जहाँ हमारे हथियार वगैरह रखे जा रहे हैं, तोपखाने हैं, इसको भारतीयों के हाथ में मत दो, वरना ये भारतीय चलाना जान जाएंगे तो कल आज तो जो है कि हमारे साथ खड़े हैं, कल अगर विरोध कर दिए तो हम पर ही गोला दाग देंगे। तो इसलिए भैया इनको नमस्कार कर लो, इनको जो है कि इन विभागों में मत नियुक्त करो। सेना में जातियों, क्षेत्र एवं संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयां बनाई गई। अब यहीं से ब्रिटेन ने बांटो और राज करो की नीति प्रारंभ कर दिया। इन्होंने सेना में कहा कि ऐसा है, जातियों के आधार पर अलग अलग जातियों की सेनाएँ होंगी, जैसे सिखों की अलग होगी, मराठों की अलग सेना होगी। इसी तरह से क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर सेनाओं का बंटवारा करना शुरू कर दिया। अब इसके जिससे उनमें भेदभाव बना रहे, जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ये नाम उन्होंने रखना शुरू कर दिया कि ताकि एक दूसरे से क्या है, ये सैनिक एक दूसरे से जलें, और जलेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब ये अगर एक होंगे तो हमको कूट कर बाहर कर देंगे, और अगर जब ये अलग अलग रहेंगे तो क्या करेंगे, आपस में ही भिड़कर मरते रहेंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने नीति आगे बढ़ाई। फिर आप देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। अब राजनीति और प्रशासन में क्या जो है कि नया परिवर्तन किया, जब जो है कि ये ब्रिटिश शासन के अधीन सत्ता भारत की चलने लगी। तो भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट से की। 1861 ईस्वी के इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा की 1861 के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया कि अब ये इस नाम से कही जाएगी, पुकारी जाएगी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। मतलब अब ये था कि मतलब गवर्नर जनरल जो है, जिसको हम वायसराय अब कहने लगे थे, वो अब 12 सदस्यों को अपनी सहायता के लिए नियुक्त कर सकता था। भाई जैसे कोई गवर्नर है तो वो अलग अलग विभागों के जैसे मंत्री नियुक्त करता है, उसी तरह से इन सदस्यों की नियुक्त करता है। जैसे कोई कानून का बहुत अच्छा विशेषज्ञ है तो उनको नियुक्त कर दिया कि भाई कानून के बारे में आप जो है कि हमको राय और सलाह देंगे। किसी को अर्थव्यवस्था का बहुत जानकार है तो उसे अर्थ मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया, तो वो वित्त से संबंधित गवर्नर को सलाह या मशवरा देता था। तो इस तरह से 12 सदस्यों की नियुक्ति वो कर सकता था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे, मतलब आधे सदस्य जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते थे या सरकारी होते थे। अब जब सरकारी होंगे तो वो वायसराय की बात मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन आधे सदस्य जो है वो गैर सरकारी होते थे। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकारविहीन थी, मतलब इनके पास कोई शक्ति नहीं थी, केवल इनका काम था कि वायसराय को सलाह देना या मशवरा देना। सलाह मानना या ना मानना वायसराय के हाथ में था। इनका ना तो वित्तीय नियंत्रण था और ना ही प्रशासनिक। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। अगर इन्होंने कोई जो है विधेयक पारित किया कि भाई जो है कि हाँ ये कानून बनाया जाना चाहिए या लागू किया जाना चाहिए, तो वो जब तक गवर्नर जनरल उस पर अनुमति नहीं दे देता था या वायसराय अनुमति नहीं दे देता था, तब तक जो है वो अधिनियम नहीं बनता था। अब देखिए आगे, अतः कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी, मतलब कानून के मामले में भी ये सलाह देती थी बस, इसके अलावा और कुछ बहुत नहीं था। देखिए बच्चों, ये जो आप देखेंगे काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो दिया हुआ है, यहीं से धीरे धीरे संसदात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है।
कि अब जो है कि कानून बनाने के लिए कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय मशविरा लिया जाने लग गया। जो अर्थ से संबंधित विभाग है, अब विभागीय प्रणाली का भी शुरुआत होने लगी। विभाग, अलग अलग विभाग बनाए गए कि ये विभाग इस सदस्य के अधीन रहेगा, ये विभाग इस सदस्य के अधीन है। राजनीतिक, जैसे मान लीजिए कृषि से संबंधित विभाग इनके अधीन रहेगा, कानून व्यवस्था देखने का विभाग इनके अधीन रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो होता था उसको सलाह मशविरा करने में आसानी होती थी। इनमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे। भारतीय सदस्य भी गवर्नर जनरल नियुक्त करता था। अब जब भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा भारतीयों को, तो जो व्यक्ति पागल बनेगा वो भी गवर्नर जनरल के क्या होगा, अधीन ही होगा। ये नहीं कि जो है कि उससे अलग होगा। अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। उनको भारतीय जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं होता था। बड़े बड़े लोग, भाई जमींदार होते थे, बड़े जो है कि अधिकारी वर्ग होता था, उनको नियुक्त कर देते थे। वो अपने में मस्त होते थे, खा पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, उनसे जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बात आप जरूर जानिए कि इससे क्या हुआ कि भारतीयों का प्रशासन में भाग लेना शुरू हो गया, कि भारतीयों को अब ब्रिटिश सरकार स्थान देने लग गई। तो जब आप क्या है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर किसी को आपने खड़ा होने की जगह दे दिया है तो वो फिर बैठ जाएगा, और बैठेगा तो फिर इसके बाद लेटेगा तो लेटने के बाद वो चद्दर की व्यवस्था करेगा। वो फिर इसके बाद देखेगा कि नहीं, कि लेटने का कुछ नहीं हो रहा है, अब हम खटिया लेके आते हैं। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, कुछ क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेगा। इसी तरह से भारतीयों को था कि भाई अभी तक तो ब्रिटिश जो नियम कानून बना रही थी, जो कुछ भी कर रही थी, मनमानी अपने तरीके से कर रही थी, उसमें भारतीय जनता का कोई भी योगदान नहीं था, ना के बराबर था। लेकिन अब क्या हो गया कि भारतीय जो लोग हैं, जो भारत के मान लीजिए जो नवाब थे या उनके प्रतिनिधि थे, या जिनको भी नवाब ये गवर्नर जनरल चुनता था, वे सदस्य बैठते तो थे, बैठेंगे तो भारतीयों के भारतीय जनता के समक्ष जो समस्याएं होंगी उनको जानेंगे। हो सकता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता था बार कभी कभी, तो वो क्या करेंगे, जब भी निर्णय कोई होगा तो वो चाहेंगे कि हमेशा भारतीय जनता के हित में ही निर्णय करें, ना कि दूसरे के हित में निर्णय करें। क्योंकि बाबू ये याद रखिएगा कि कभी भी शेर को नहीं मारता है, याद रखिएगा। क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति अपनी प्रजाति को, हर व्यक्ति अपने समाज को जानता है, उससे जुड़ा होता है, तो वो कभी भी उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं सोचेगा। तो इसीलिए जो भारतीय नियुक्त हो रहे थे वो भारत की जनता के आज नहीं कल हित के बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन अभी तो वो किसके, गवर्नर जनरल के अधीन थे। तो बच्चों आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। कल पढ़ाएंगे।